गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन के बारे में, माइटोसिस के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने बताया था माइटोसिस के बारे में, जब हम बात कर रहे थे तो माइटोसिस को बताए थे दो भागों में बांटकर पढ़े थे। कौन कौन सा था? आई फेज और दूसरा था आपका एम फेज। आई का फुल फॉर्म इंटरफेज या रेस्टिंग फेज। आई फेज को फिर बांट दिए थे कितने फेज में? 3 फेज में। कौन कौन से थे वो फेज? G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ये 3 फेज में बांटकर आपको पढ़ाए थे आई फेज को। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एम फेज के बारे में। पहली बात, एम फेज को डिविजनल फेज के नाम से भी जानते हैं। डिविजनल फेज यही वो जगह है जहां एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, डिवाइडिंग फेज। और एम फेज को माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। और एम फेज को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से दो पार्ट हैं? पहला होगा आपका कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा पार्ट है आपका साइटोकाइनेसिस। ये दो पार्ट में डिवाइड कर पढ़ेंगे। तो एम फेज को कितने भाग में बांटा गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनने की प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और यहां साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यहां न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म डिवीजन को एक साथ कहते हैं आपका सेल डिवीजन एम फेज। एम फेज में दोनों डिवाइड हो जाएंगे, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों चीज डिवाइड हो जाएंगे। ये डिविजनल फेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कितने भाग में बांट दिया एम फेज को? दो भाग में, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस को फिर बांट दिया गया है आपके कई सारे ग्रुप में। कौन कौन से ग्रुप में बांट दिया गया है? तो इसको बांट दिया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 4 फेज में बांट दिया गया है। कौन कौन से? प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है आपका एनाफेज, और लास्ट है आपका टीलोफेज। इस तरह आपके कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेप में बांट दिया गया है। एक एक करके हम पढ़ेंगे इन चारों स्टेप के बारे में कि प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है और टीलोफेज क्या है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। अगर समझ लोगे तो बहुत ही इजी है। तो देखते हैं, जब सेल आई फेज में होती तो कैसी दिखती है, और जैसे ही सेल एम फेज में जाती है, प्रो फेज में जाती है, तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसको समझाते हैं। चार्ट समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो एक तो। चले आगे पढ़े, थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको भी। साइटोकाइनेसिस कल की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, इसलिए साइटोकाइनेसिस मिटा दे रहे हैं। हम अभी इसमें फोकस करेंगे, ठीक है? तो यहां पर हम फोकस करते, जगह बना ली हमने, पढ़ते हैं। एक सेल को देखते हैं, सेल कौन से स्टेज में है। पहले बात करते हैं सेल अगर आई फेज में तो कैसी दिखती है, और सेल एम फेज में जाती तो कैसी दिखती है। ये एक सेल है। सेल के अंदर क्या होगा? यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? हाँ, न्यूक्लियस भी होगा। तो न्यूक्लियस बना देते हैं। कैसा होगा? डबल लेयर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियस की चारों तरफ मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ये रहा न्यूक्लियस। अंदर में क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस होगा, केंद्रिका होगी। तो ये रहा न्यूक्लियोलस, ये बना दिए न्यूक्लियोलस। और क्या होगा? क्रोमैटिन होंगे। तीसरी चीज क्या होगी? अंदर में क्रोमैटिन दिखाई देंगे, तो क्रोमैटिन बना दिए। ये रहे क्रोमैटिन, धागे जैसे बिखरे हुए, तो क्रोमैटिन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ क्या होंगे? साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होंगे। कैसे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे कि नहीं होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। देख पा रहे हैं? ये एक सेल का डायग्राम बना रहे हैं। एक सेल है, सेल के सबसे बाहर में क्या होगा? यहां पर जल्दी से बताओ। सेल मेम्ब्रेन होगा, अगर एनिमल की सेल बना रहे हैं तो। अंदर में ये क्या कहलाएगा? ये सब साइटोप्लाज्म कहलाएंगे। तो साइटोप्लाज्म होगा।
फिर ये क्या है पूरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होगी उसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। ये क्या है क्रोमैटिन के नाम से जानेंगे, क्रोमैटिन है। और ये क्या है न्यूक्लियोलस है। ये तो पता है आपको, सेल चैप्टर में आपने सब पढ़ रखा है ऑलरेडी, इतनी सी बात तो सबको पता है। एक एनिमल सेल का डायग्राम बनाया है हमने आपके बोर्ड पे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है, ये सब कुछ आपको पता था पहले से। अगर ऐसी सेल दिखाई देगी माइक्रोस्कोप से देखने पे तो आप समझ जाना कौन सी स्टेज में है सेल, अभी आई फेज में दिखाई दे रही है। कोई सेल अगर आपको ऐसी दिखाई दे समझ जाना वो आई फेज में है। क्लियर है इतनी सी बात? डायग्राम देख लिए, बना लिए डायग्राम। अब देखो अगर सेल आई फेज में G1 फेज में है तो ऐसा दिखेगा, S फेज में होगा तो भी ऐसा दिखेगा, G2 फेज में होगा तो ऐसा ही डायग्राम दिखेगा। लेकिन जैसे G2 फेज से सेल कौन सी फेज में जाएगी, प्रो फेज में जाएगी, तो वहां पर कुछ घटना घटित होगी। प्रो फेज में आते समय कौन कौन से इवेंट होंगे, ध्यान से डायग्राम को समझ लो, समझ में आ गया पूरा प्रो फेज। प्रो फेज में पहला इवेंट देखने मिलेगा, सेल ऑर्गेनल्स जो है यहां पर वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होने लगेंगे। सेल ऑर्गन स्टार्ट टू डिसअपियर, सारे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। पहला इवेंट, इवेंट नंबर 1, सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट टू डिसअपियर, सारे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होने लगेंगे, गायब होने लगेंगे, पहला चीज। दूसरा इवेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो भी गायब होने लगेगी। तो फेज की स्टेज आते ही न्यूक्लियस की चारों तरफ मेम्ब्रेन दिखना बंद हो जाएगी, समझ जाना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियोलस जो था अंदर में, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस भी गायब होने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट टू डिसअपियर, ये तीनों इवेंट दिखाई दिए। चौथा, ये क्या दिख रहा है आपको, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होने लगेगा, कंडेंसिएट होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा और छोटा होने लगेगा। और जो क्रोमैटिन पूरी तरफ बिखरा हुआ था, ये क्रोमैटिन एक शेप ले लेगा और कौन सा शेप बन जाएगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। क्रोमैटिन क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। देख पा रहे हो, क्रोमैटिन क्या बन गए, क्रोमोसोम बन गए। ये सारी घटनाएं देखने मिलेंगी कौन से स्टेज में, प्रोफेज में, आपको ये सारी घटना देखने मिलेगी। पहली घटना, सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, सेल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, सेल ऑर्गेनल्स गायब हो जाएंगे। चौथी घटना, क्रोमैटिन कंडेंसिएट इनटू क्रोमोसोम, क्रोमैटिन कंडेंसिएट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और क्रोमोसोम का शेप ले लेगा। पांचवी घटना क्या होगी, आपके क्या है, इसमें सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम में क्या थे, दो सेंट्रियोल्स थे। ये दोनों सेंट्रियोल्स आपस में झगड़ा कर लेंगे, बोलेंगे हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, बोलेगा तुमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, और दोनों सेंट्रियोल्स मूव कर जाएंगे। ये वाला सेंट्रियोल्स यहां से हटकर यहां आ जाएगा और ये वाला सेंट्रियोल्स इधर आ जाएगा। बोथ सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, बोलेंगे तुम इधर जाओ मैं इधर जाता हूं, आधे लोग इधर जाओ आधे लोग उधर जाओ, बाकी लोग मेरे पीछे आओ वही वाला हाल है। तो आपके सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अगर ये सारी घटना देखने मिले तो समझ आना प्रोफेज देख रहे हो। सेल अभी प्रोफेज में, माइक्रोस्कोप से देखने पे अगर सेल ऑर्गेनल्स दिखाई ना दे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई ना दे, न्यूक्लियोलस दिखाई ना दे, क्रोमोसोम दिखने लगे और सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे, समझ जाना आप प्रोफेज देख रहे हो। अगला इवेंट, सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब सेंट्रियोल्स के चारों तरफ ऐसे एक रेज बनने लगेंगी, जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं ऐसे रेज निकलेंगी और इन रेज को एस्ट्रल रे के नाम से जानेंगे। कौन सी रे बन गई, एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन हो गया। अगर इतने इवेंट आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि आप प्रोफेज देख रहे हो। क्या क्या दिखाई देगा, क्या क्या गायब होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स जो थे वो सेल ऑर्गेनल्स भी गायब हो जाएंगे, क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन जाएगा,
क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाएगा, और ये आपके जो कौन थे सेंट्रियोल्स, उस सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, एक सेंट्रियोल्स ऊपर और एक सेंट्रियोल्स नीचे, और उनके चारों तरफ एक रेज बन जाएगी। इस रेज का नाम होगा एस्ट्रल रे। एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतने इवेंट्स अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि आप क्या देख रहे हैं, कौन सी स्टेज में अभी सेल है। अगर ऐसा डायग्राम दिखाई दे तो समझ जाना आप प्रोफेज देख रहे हो। प्रोफेज है, प्रोफेज में सारे इवेंट होते हैं। फोटो ले लीजिए डायग्राम का कि कैसा डायग्राम दिखेगा। आई फेज में कैसा दिख रहा था, पहले वाला डायग्राम आई फेज का था। आई फेज में सेल ऐसी दिखती थी और प्रो फेज में जाते ही सेल ऐसी दिखने लगेगी। कौन कौन से इवेंट हुए जल्दी से लिखकर दिखाते हैं। पहला घटना प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई। दूसरी घटना सेल ऑर्गेनल्स डिसअपीयर। तीसरी घटना क्या हुआ, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। चौथी घटना क्रोमैटिन कंडेंस इनटू द, क्रोमैटिन क्या बन गए, क्रोमोसोम बन गए। क्रोमैटिन कन्वर्ट इनटू द क्रोमोसोम, क्रोमैटिन से बन गए क्रोमोसोम, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन नाम की प्रोसेस हो गई, कंडेंसेशन हो गई और क्रोमैटिन क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। चौथा घटना। पांचवा इवेंट सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट डायरेक्शन, सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट डायरेक्शन, सब सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए, दो एक इधर एक उधर। और छठवां इवेंट 6 नंबर इवेंट जो हुआ वो क्या हुआ, सेंट्रियोल्स के चारों तरफ क्या बन गई, एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन हो गया। एस्ट्रल रे फॉर्मेशन टेक प्लेस अराउंड द सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन हो गया, और इतने सारे इवेंट आपको देखने मिलेंगे तो समझ जाना प्रोफेज देख रहे हो। डायग्राम से याद रखना, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गन्स दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, ठीक है। क्रोमैटिन नहीं दिखेंगे, क्रोमैटिन क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे और उनके चारों तरफ एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारी घटनाएं प्रोफेज में होती हैं, और जैसे ये सब होने लगा तो समझ जाना प्रोफेज स्टार्ट हो गया। आई फेज में मेटाबॉलिक रेट फास्ट था कि स्लो था, यहां पर मेटाबॉलिक का रेट बहुत हाई था, क्योंकि यहां पर प्रिपरेशन चल रही थी। यहां पर मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो यहां पर मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट स्लो कंपैरेटिवली, यहां की तुलना में वहां पे थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये सारे इवेंट आपको देखने मिलेंगे, तो आप समझ जाना प्रोफेज आप देख रहे हो। अब देखना एस्ट्रल, आपका सेंट्रियोल्स किस में होते हैं, प्लांट की सेल में होते हैं या एनिमल की सेल में होते हैं। तो सबको पता है कि सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, पढ़ा चुके हैं। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, एनिमल की सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। इसलिए एनिमल की सेल में एस्ट्रल रे बनेगी कि नहीं बनेगी, हाँ बनेगी, क्योंकि सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स चारों तरफ बनेगी। तो एस्ट्रल रे सिर्फ किसमें बनती है, एस्ट्रल रे बनती है एनिमल की सेल में। एस्ट्रल रे एनिमल की सेल में बनती है, इसलिए एस्ट्रल रे एनिमल की सेल में बनती है। इसलिए इस तरह के सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं, इस तरह के सेल डिवीजन को कहते हैं आपका एस्ट्रल रे बनती है, इसलिए एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। एनिमल में जो माइटोसिस होता है एनिमल्स की सेल में, वो कौन सा माइटोसिस कहलाता है, एस्ट्रल माइटोसिस कहलाता है। एस्ट्रल माइटोसिस, कोई पूछे एस्ट्रल माइटोसिस क्यों कहते हैं एनिमल की सेल में होने वाले माइटोसिस को, क्योंकि इसमें एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होता है। कितने होते हैं एस्ट्रल रे, दोनों कॉर्नर में बनते, इधर भी बनते इधर भी बनते, दोनों तरफ एस्ट्रल रे बनता है, इसीलिए इसको एम्फी
एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रल माइटोसिस या एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस कोई पूछे, मतलब एनिमल सेल में होने वाले माइटोसिस को एस्ट्रल माइटोसिस या एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होगा। एस्ट्रल रे कब बनेंगी? जब आपका सेंट्रियोल जो है, आपके सेंट्रियोल्स के चारों तरफ एस्ट्रल रे बनेंगी, और सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है, इसलिए एनिमल सेल में होने वाली माइटोसिस को एस्ट्रल माइटोसिस या एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं। जबकि प्लांट की सेल में आपके सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रियोल्स नहीं होते तो एस्ट्रल रे नहीं बनती, और एस्ट्रल रे नहीं बनती, इसलिए प्लांट में होने वाले माइटोसिस को एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। एनेस्ट्रल माइटोसिस, एनेस्ट्रल माइटोसिस। तो एनेस्ट्रल माइटोसिस किस में देखने मिलेगा? प्लांट सेल में। आपसे कोई पूछे प्लांट की सेल में एनेस्ट्रल माइटोसिस देखने मिलता है, जबकि एनिमल सेल में एस्ट्रल माइटोसिस या एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस दिखता है। तो माइटोसिस के टाइप आपको समझ में आ गया, दो तरह के माइटोसिस हो गए, एस्ट्रल माइटोसिस और एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। आपको दिख रहा बोर्ड सब कुछ क्लियर से देख सकते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर पढ़ सकते हो, जो भी लिखा है बोर्ड पे। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो पूछ सकते हो, वैसे बोल बोल के लिखवाए हर चीज, जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। चलेगा? इतना बात क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट नहीं है यहां तक? चलेगा, तो हम और आगे पढ़ते हैं। अब इतना पढ़ लिए हैं तो और आगे चलते हैं। आपका प्रोफेज यहां पर आपका खत्म हो गया। तो प्रोफेज के बारे में आपने क्या क्या समझ लिए? 5 घटनाएं। सबसे पहली घटना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाएगा, सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे और उनकी चारों तरफ एस्ट्रल रे बन जाएगी, और आपका क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। अगर हम बात करें डिविजनल फेज की, इन चारों फेज की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सबसे ज्यादा काम कहां हो रहा है? प्रोफेज में से। सबसे ज्यादा टाइम कहां लगेगा? यहीं लगेगा। सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन कोई पूछे, सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन की कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट यही है, लॉन्गेस्ट फेज यही है। किसमें? इन चारों में। कैरियोकाइनेसिस की लॉन्गेस्ट फेज पूछे अगर सेल डिवीजन में, तो जीवन फेज सबसे लॉन्गेस्ट थी ना, तो ऐसे तो जीवन सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? आंसर होगा प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन कैरियोकाइनेसिस। इतने इवेंट आपको याद हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। डायग्राम से एक बार और कोशिश कर देते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो एक बार और बताना जल्दी से। एक सेल है, आई फेज में कैसी दिखेगी? तो आई फेज में होगी जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा, तो सेल होगी, सेल में क्या पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में सबसे बाहर में क्या होगा? सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, अंदर में साइटोप्लाज्म दिखेगा, और साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाएंगे? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे। बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स होंगे। और क्या दिखेगा? न्यूक्लियस दिखाई देगा, न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन दिखाई देगी, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। और क्या दिखाई देंगे? क्रोमैटिन फाइबर दिखाई देंगे, ये क्रोमैटिन फाइबर। इतनी चीजें आपको दिखाई देगी अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो। लेकिन अगर सेल डिवाइड कर रही है तो क्या क्या होगा? प्रोफेज में आते ही पहला काम, सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे? डिसअपियर होने लगेंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, पहला घटना। दूसरी घटना, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स गायब हो जाएंगे, और ये क्रोमैटिन क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम में बदल जाएगा, ये बन गए क्रोमोसोम। देख सकते हो ये क्या दिखने लगे आपको? क्रोमोसोम दिखने लगे। क्रोमैटिन क्या बन गए? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्या होगा? जो आपके सेंट्रियोल्स थे वो अपोजिट डायरेक्शन चले जाएंगे, एक सेंट्रियोल्स ऊपर एक सेंट्रियोल्स नीचे। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होने लगेगा, एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी घटनाएं अगर आपको देखने मिलती हैं तो आप समझ जाइएगा कि प्रोफेज है। मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, और सबसे बड़ी फेज है ये कैरियोकाइनेसिस में। इतनी चीजें हमने पढ़ ली किसके बारे में? प्रोफेज के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए।
नहीं है तो आगे अगला स्टेज पढ़ते हैं मेटाफेज के बारे में। इसको मिटा दे, रफ कर दे, तब पढ़ते हैं हम मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज क्या होता है, कैसा होता है? तो मेटा का मतलब होता है बीचों बीच में। देखो सब कुछ सेम टू सेम इतना ही ऐसा ही रहेगा जैसा प्रोफेज में था, सब कुछ डायग्राम ऐसा ही रहेगा। सिर्फ चेंजेस क्या आ जाएंगे कि आपके क्रोमोसोम, आपके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर एक रस्सी से इसको बांध देंगे, क्रोमोसोम और सेंट्रियोल्स एक रस्सी से बंध जाएंगे और रस्सी से बंधने की वजह से एक सर्कल बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफेज। ये सेल है, डायग्राम सब कुछ सेम है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ऊपर में एस्ट्रल रे है, नीचे में क्या है, ये ये सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ क्या है, ये एस्ट्रल रे है, यहां पर भी ये एस्ट्रल रे है। देख पा रहे हो, इतना तो डायग्राम सेम है। अंदर में क्या दिख रहा था तुमको, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे थे प्रोफेज में, बिखरे पड़े हुए थे, कहीं कोई था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। क्रोमोसोम चारों तरफ बिखरे पड़े हुए थे, लेकिन यहां पर क्या होंगे, सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे एक सिस्टम की तरह। तो देखो यहां पर सारे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सिस्टमैटिक अरेंज हो जाएंगे। कंडेंसेशन और अच्छे से हो गया। क्रोमोसोम यहीं पे कंडेंसेट हो गए थे, ऐसे थे क्रोमोसोम, लेकिन कोई कहीं बिखरे हुए थे, कोई कहीं बिखरे थे। क्रोमोसोम डबल डबल वाला बनाना, 2 क्रोमेटिड वाला, ये वाला। तो क्रोमोसोम ऐसे बिखरे पड़े हुए थे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन यहाँ सारे क्रोमोसोम आकर इक्वेटर में अरेंज हो गए। इक्वेटर मतलब बीचों बीच में, इक्वेटर मतलब था बीच में, पोल ऊपर और नीचे वाले हिस्से को पोल कहते हैं। तो इक्वेटर मतलब बीचों बीच में सारे क्रोमोसोम आकर इक्वेटर में अरेंज हो गए। क्यों अरेंज हो गए, इसका कारण देख लो। इसमें क्या हुआ आपका, इसमें इक्वेटर अरेंजमेंट का कारण ये था कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। ये स्पिंडल फाइबर बने और ये स्पिंडल फाइबर रस्सी जैसा होता है और ये प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन का। तो ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से एक फाइबर बनता है जिसको बोलते हैं आपका स्पिंडल फाइबर। कौन सा फाइबर, स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। स्पिंडल फाइबर इसको क्रोमोसोम को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और यही स्पिंडल फाइबर, दूसरा स्पिंडल फाइबर नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। कोई तुमको इधर भी खींचे, इधर भी खींचेगा, तुम एक रस्सी तुमको इधर खींच रही है, दूसरी रस्सी तुमको इधर खींच रही है, तुम क्या होगे, बीच में ऐसे हैंग हो जाओगे, ना इधर ना इधर, बीचों बीच में, सेंटर में। तो सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो गए, एक सिस्टम में अरेंज हो गए बीचों बीच में आकर, इसलिए इस फेज को मेटाफेज कहते हैं। मेटा मतलब होता है बीचों बीच में। तो सारे क्रोमोसोम इस फेज में बीचों बीच में अरेंज होते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाफेज को नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। थैंक यू।